नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विजन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा चुके होंगे कि शायद साइंस की क्लासें चलने वाली हैं। तो जी हाँ, आपको बताते चलें कि अब इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को साइंस की कंप्लीट साइंस की प्रॉपर क्लासें चलेंगी। आपको थोड़ा सा परिचय हम दे दें कि जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा में, आपको पता है, विज्ञान के लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें जीव विज्ञान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान को देखेंगे। और ये जितने भी क्लास होंगे, जहाँ भी विज्ञान पूछी जाती है, जहाँ भी साइंस पूछी जाती है, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बात करें करंट में, तो आरआरबी, जैसे आरआरबी टेक्नीशियन हुआ, और जैसे जो भी मान लीजिए रेलवे के हुए, एसएससी के हुए, जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम बता दें। देखिए, हमने क्या किया था कि आरआरबी टेक्नीशियन में किस तरीके से पोस्टें आई हैं और उनमें किस तरीके से उनका सिलेबस है, वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इस पर वीडियो बनाई थी। और अभी आपको थोड़ा सा हम एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे तो जो आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, इसमें 6557 पद हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे हमने सिलेबस दिया है, और जो क्लास के बारे में हमने बताया कि ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा सा इस वैकेंसी के बारे में हम बता दे रहे हैं। जो आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें दोस्तों। तो जो आपका सिलेबस रहने वाला है, तो आप देखेंगे कि जो ग्रेड 1 है, इसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से साइंस और ये इंजीनियरिंग। भाई, ग्रेड 1 में देखा होगा आपने कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी शामिल हैं, तो इसी 35 क्वेश्चन में साइंस और इंजीनियरिंग रहने वाला है। अगर आप ग्रेड 3 की बात करें, तो ग्रेड 3 में टोटल 40 क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन ये किससे हैं? ये सीधा साइंस से हैं, ये सीधा साइंस है दोस्तों। तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा सिलेबस और दिखा दें इसमें। तो अगर आप बात करें जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की बात करें, क्योंकि सबसे पहले हम जीव विज्ञान ही चालू करेंगे। तो अब यहाँ सबसे पहले हम सामान्य परिचय चालू करेंगे। आप देखेंगे बहुत लोग डायरेक्ट सेल से चालू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सामान्य परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पहले सामान्य परिचय, आपने इस पर थंबनेल पे देखा भी होगा, सामान्य परिचय लिखा हुआ है। तो सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में कोशिका पढ़ेंगे, फिर ऊतक पढ़ेंगे, फिर पादप एवं जंतु ऊतक पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आगे पढ़ेंगे मानव शरीर। अच्छा, मानव शरीर में क्या पढ़ेंगे? तो आप देखेंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इन सबको हम बेहतर तरीके से कवर कर रहे होंगे। इनसे जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उस तरीके से सब कुछ कवर करेंगे। आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे आप हार्मोन्स। तो हार्मोन्स में आप दो तरीके के देखेंगे, एक तो पादप हार्मोन देखेंगे, जंतु हार्मोन देखेंगे, विटामिन देखेंगे, रोग एवं रोगजनक, जो भी जिस तरीके से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, किसकी कमी से होते हैं, सारा कुछ इसमें दोस्तों देखेंगे। डीएनए, आरएनए, इनसे भर भर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारा कुछ देखेंगे। और ये जेनेटिक और जो परिस्थितिकी है, थोड़ा सा इसमें देखिए, परिस्थितिकी एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन जो रिलेवेंट है, जो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, वो उसको हम इसमें से कवर करेंगे। आप देखिए दोस्तों, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं आरआरबी के, वो हमारे साथ भाई जुड़ेंगे। जो भी सीरियस कैंडिडेट, अब देखिए यहाँ पर हम ना तो फेस अपना दिखा रहे हैं, ना तो यहाँ कोई अच्छी सी मैम आके पढ़ा रही हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद ही पढ़ा रहे हैं, और आप विश्वास के साथ ज्वाइन करिए। जान लीजिए कि अगर 40 क्वेश्चन आपके साइंस में रहने वाले हैं, तो 40 में आप 38 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलेंगे। और हम कंप्लीट साइंस कराएंगे, जान लीजिए कंप्लीट साइंस कराएंगे। आप लोग हमारे साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, विश्वास के साथ जुड़े रहिएगा। आगे देख लीजिए, थोड़ा सा और आगे आगे आपको दिखा दें हम, तो इसके बाद में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जब रसायन विज्ञान चलेगी, तो भाई इसका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। और भौतिक विज्ञान जब चलेगी, तो भौतिक विज्ञान। तो अब हमने आपको जीव विज्ञान का दिखा दिया। इसमें से इतने ही चैप्टर आने वाले हैं, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं आएंगे दोस्तों, ये जान लीजिए आप। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले हम परिचय को पढ़ेंगे भाई। जो आपका जीव विज्ञान परिचय है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको डायरेक्ट सेल पे नहीं जाना है, पहले इससे देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, और इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो आज की पहली क्लास है, जो आज की आप लिख भी लीजिए, फर्स्ट क्लास है ये आज। ये आपका पार्ट 1 कह सकते हैं, या फिर लेक्चर 1 कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी पहली आज क्लास है, बहुत लंबी नहीं रहेगी।
इसके बाद जो क्लासें आएंगी वो भी 10-10 15-15 मिनट की रहेंगी। देखेंगे आपके बहुत टीचर हैं पढ़ा रहे हैं भाई, बहुत लंबी लंबी क्लासें, उतनी लंबी क्लासें मुझे नहीं लेनी है। रिलेवेंट चीज़ें देना है जो आप एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो, बस इतना ही करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखेंगे जीव विज्ञान के परिचय में, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को 2 भागों में बांटा। अगर पूछा जाए भाई अरस्तु कौन है, तो अरस्तु कौन है, तो जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक हैं। अच्छा, जीव विज्ञान को 2 भागों में किसने डिवाइड किया, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो कौन, आप किसको बताएंगे, अरस्तु को बताएंगे। डायरेक्ट दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आते हैं, ऐसा नहीं है। तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। आपको ग्रुप 1 है उसमें भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि ISPCS का पेपर है तो बहुत टफ बने, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आपको इतना तो पता ही है, ये जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें अब देख ले रहे हैं चीज़ें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आगे देखेंगे, अगर हम बात करें तो अध्ययन व जीवों की शारीरिक संरचना, रूप, कार्य के आधार पर पदानुक्रम। अब जो ये पदानुक्रम है इससे क्वेश्चन बहुत बार बने, हमेशा बने, आप प्रीवियस से उठा के चाहे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम, ये किसके अनुसार है, ये है कैरोलस लीनियस के अनुसार में, कैरोलस लीनियस के अनुसार है। तो देखिए ऐसे क्रम पूछ लेता है भाई, क्रम पूछ लेगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका जगत, किंगडम, इनको नोट कर लीजिए, ऐसे ही बना लीजिए, लिखते चलिए। उपजगत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। फिर आता है आपका क्लास, फिर होता है उपवर्ग जिसको ऑर्डर बोलते हैं, और उसके बाद में क्या होता है वंश, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। फिर आगे इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है जाति, जिसको बोलते हैं स्पीसीज, क्या बोलते हैं, स्पीसीज। तो दोस्तों इनसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा भाई, 4 ऑप्शन डाल देगा, ठीक है, या तो आपको इसे 4 ऑप्शन डाल देगा और ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, मिलाने वाले भाई क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको मिलाना रहेगा, ठीक है, मिलाना रहेगा, या फिर क्रम पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनेंगे दोस्तों, ये आपको साथ में हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे साथियों, आगे अगर बात करें तो इस पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग के कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस इनने क्या किया भाई, इनको समझ लीजिए, जो आपकी आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली है इनका पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसको कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कैरोलस लीनियस को। इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था। जो भी बच्चे जुड़े हैं भाई, इतना तो आप लोग पता है कि हाई स्कूल आप पढ़े होंगे, इंटर पढ़े होंगे, तो हाई स्कूल में भी द्विनाम पद्धति आता है, और इंटर में भी जितने बायो के स्टूडेंट हैं उन्होंने द्विनाम पद्धति इंटर में भी सुना होगा, हाई स्कूल में भी सुना होगा। तो द्विनाम पद्धति है, इसको किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। वहीं आगे बात करें तो 1969 में व्हिटकर ने क्या दिया था, 5 जगत प्रणाली बनाई थी। इससे भी क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए। 5 जगत प्रणाली क्या है ये भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये किसने दिया था, ये दिया था व्हिटकर ने, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो जो पाँच जगत में पहला जगत है वो कौन सा है, वो है आपका मोनेरा जगत। अच्छा एक बात बता दें साथियों, इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट करते चलिए, आपको तभी बायो तभी आगे समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आने वाली नहीं है। इस चीज़ को आप गंभीरता से ले लीजिए, इसको आप नोट करते चलिए साथियों, और या फिर आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख लेंगे तभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों देखेंगे, अगर मोनेरा जगत की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अच्छा प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, तो जैसे जीवाणु हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, आर्कीबैक्टीरिया, ये आते हैं साथियों। अभी यहाँ पर देखिए हमने केवल एग्जाम्पल डिस्कस किया है, आगे जब हम कोशिका पढ़ रहे होंगे तो उसमें आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जीव क्या होते हैं, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो अभी आप लोग बस इतना नोट कर लीजिए कि मोनेरा जगत में कौन आता है, तो प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता भी है, डायरेक्ट ऐसे बनता भी है। और थोड़ा सा आप लोग एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा, तो जिससे आपको माइंड मेकअप बन जाएगा कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ये आते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें, जो आपका प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन आते हैं, तो एक कोश के जीव, जिनको एक कोश के जीव को क्या बोलते हैं, एक कोश के यूकैरियोटिक जीव, एक कोश के यूकैरियोटिक जीव आते हैं इनमें। तो एग्जाम्पल इनका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इनका युगलीना हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और हमने मेंशन किया है, इसी में स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो स्वपोषी क्या होते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। वैसे क्या होते हैं कवकडाइटम और परपोषी जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, प्रोटोजोआ जैसे हो गया प्रोटोजोआ। तो इसमें क्या 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 होता है प्रोटिस्टा जगत में, आपका स्वपोषी व परपोषी दोनों आते हैं, स्वपोषी और परपोषी दोनों आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अगर बात करें कवक जगत की, कौन सी जगत, कवक जगत की अगर बात करें तो कवक जगत में क्या होता है, इसमें परपोषी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल है। कौन से जीव शामिल हैं, तो इनमें इनमें शामिल हैं परपोषी तथा मृत पदार्थों के भोजन पर निर्भर जीव शामिल हैं। ठीक है, कवक कवक की कोशिका को कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। इसको इम्पोर्टेंट करके आप लिख लीजिए कहीं पर, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, काइटिन से। कई बार क्वेश्चन इससे भी बना है, इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे अगर बात करें पादप जगत की, तो पादप जगत में क्या आते हैं, पादप से नाम ही आप समझ गए होंगे पादप जगत में। तो इसमें क्या आते हैं, हरे पौधे, शैवाल इसी में शामिल हैं। और ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। आप देखेंगे जैसे जितने भी हरे पौधे हुए, शैवाल हुए, ये क्या करते हैं, अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, तो स्वपोषी होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। उसके बाद में आगे देखेंगे जंतु जगत में। जंतु जगत में क्या होता है, इसमें बहुकोशिकीय जंतु शामिल है। इनमें क्या है, बहुकोशिकीय जंतु शामिल है, परपोषी। भाई जितने भी जंतु होते हैं क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। और इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकाएं नहीं होती हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अभी आगे जैसे जैसे डिस्कस करेंगे सारा कुछ एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विश्वास के साथ में आप बने रहिए। जान लीजिए कि इस बात की गारंटी है कि 40 में से आप 38 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तब साथ में हमारे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। तो प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं, वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक न्यूक्लियस विकसित नहीं होता। केंद्रक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस विकसित नहीं होता। इनमें केंद्रक विकसित नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब इनमें न्यूक्लियस केंद्रक विकसित नहीं होता है। आगे हम फिगर भी दिखाएंगे, अभी यहाँ पर बस थोड़ा सा हम बताते चल रहे हैं जिससे आपको क्लास समझ में आती चले। तो जैसे क्या हुआ आपको, हुआ बैक्टीरिया हुआ, अर्किया हुआ, तो ये क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक नहीं होता, इनमें केंद्रक नहीं होता। आगे देखेंगे अगर यूकैरियोटिक बात करें तो ये क्या होती हैं, ये क्या होती है यूकैरियोटिक सेल, ऐसी कोशिकाएं होती हैं, वे ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक विकसित होता है, जिनमें केंद्रक विकसित होता है या स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होगा, इनका एग्जाम्पल हुआ पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं, फफूंद, ये सब क्या हुए, ये सब क्या हुए, ये सब यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और ऐसे ही बनता है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, इनका कोई हिंदी वर्ड नहीं है, ऐसे ही पूछा जाता है इनमें, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे है जीव विज्ञान की शाखाएं। भाई जीव विज्ञान की शाखाओं को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनसे क्वेश्चन भर भर के बने हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट करके एकदम लिख लो। जितनी भी यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट ही बताई हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। शाखाएं पूछा जाएगा तो इन्हीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा दोस्तों। इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए और नोट डाउन करते चलिए साथ में। चलिए शुरू करते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे हमारे साथ में जितनी भी हैं। चलिए देखेंगे, सबसे पहले अगर बात करें पादप जीवाश्म की तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैलियोबॉटनी। अगर कोई इंग्लिश का मेरी क्लास देख रहा है तो यहाँ इंग्लिश भी हमने दे दिया है, इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं। तो इनकी ये जो पादप जीवाश्म का अध्ययन किस में होता है, तो पैलियोबॉटनी में होता है। वही बात करें सजीवों व उनके वातावरण का अध्ययन किस में होता है, तो इकोलॉजी आपको पता है, परिस्थितिकी, इसमें कुछ शक नहीं, आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। दूसरा देखेंगे मृदा निर्माण व मृदा प्रकार का अध्ययन। इसका अध्ययन किस में होता है, तो इसका अध्ययन होता है जेरेंटोलॉजी में। किस में होता है, जेरेंटोलॉजी में। वहीं बात करें रुधिर की, तो रुधिर मतलब कि ब्लड, इसका अध्ययन किस में होता है भाई, तो इसका अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी में। किस में होता है, हेमेटोलॉजी में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगर बात करें फूलों का अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन किस में होता है,
एंथ्रोलॉजी में। किस में होता है? एंथ्रोलॉजी में। वहीं बात करें विषाणुओं का अध्ययन, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में होता है। उसके बाद में जीवाणुओं का अध्ययन, तो जीवाणुओं वाला तो बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, इसमें कुछ शक नहीं है, आप देख लीजिए बैक्टीरियोलॉजी में। किस में? बैक्टीरियोलॉजी। वहीं बात करें कीटों का अध्ययन, तो कीटों का अध्ययन होता है एंटेमोलॉजी में। नेक्स्ट बात करें चींटियों का अध्ययन, तो चींटियों का अध्ययन होता है मिर्मिकोलॉजी में। आगे देखेंगे तो मत्स्य का अध्ययन, भाई मत्स्य का अध्ययन किस में होता है? जो आपकी मछलियाँ होती हैं इनके किस में होता है? इनके लिए होता है इक्योलॉजी, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे उभयचर जो हैं, उभयचर या सरीसृप। उभयचर क्या होते हैं अभी आगे पढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ध्यान ना हो तो हम बता दें उभयचर क्या होता है। उभयचर वो होते हैं जो स्थल प्लस जल दोनों में रहते हैं, इनको बोलते हैं उभयचर। ठीक है दोस्तों, तो जो उभयचर और सरीसृप इनका कहाँ पर अध्ययन होता है? इनके लिए कौन सी शाखा है? तो इनके लिए है हेरपेंटोलॉजी, अच्छा, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियाँ जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों का अध्ययन किस में होता है? तो इसमें ऑस्टियोलॉजी, किस में होता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन बहुत बार पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये है ऑर्निथोलॉजी। तो ये रहा भाई आपका, ये जान लीजिए आपका परिचय, मोटा मोटा आपका ये परिचय के क्लास हो गई है। ठीक है, परिचय के क्लास से इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर नहीं बनता है, ये जान लीजिए आप, इससे बाहर नहीं बनता है। बाकी जो बाकी परिचय में मतलब आपके जो ये आरआरबी टेक्नीशियन है उसमें इससे बाहर नहीं बनेगा। बाकी तो और भी है, लेकिन जो ज़रूरी था, जो बहुत बेहद ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चन बनने हैं, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो आप लोग क्लास साथ में नोट कर लीजिएगा। आगे जो आपकी क्लास होगी वो आपकी यहाँ से सेल की क्लास चालू हो जाएगी, आपकी कोशिका की क्लास चालू हो जाएगी। तो आप लोग लगातार मुझसे बने रहिएगा, और क्लास कैसी लगी आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी आपके आरआरबी के बच्चे हैं भाई, आरआरबी टेक्नीशियन के बच्चे हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ जाएं विश्वास साथ में। ये साइंस का आप 100% निचोड़ क्लास आपको यहीं से मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक घंटे की क्लास है, कहीं नहीं देखने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत लंबी क्लास होने वाली नहीं है, मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्लास नहीं रहेगी, और सारा निपटारा हो जाएगा आपको, जान लीजिए। अगर आप लोग 20-21 दिन भी हमारे साथ बने रहे तो सारा निपटा देंगे, ये गारंटी है हमारी। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।